है, उसके बाद उर्वरक है। हाँ, सीड है। उसके बाद उर्वरक है, सिंचाई है, भूमि सुधार, उर्वरक हो गया, कीटनाशक, यस सर, ठीक है, और सरकारी योजनाएं, सरकारी योजनाएं है ना, ये सब क्या थे इसके मेन कंपोनेंट थे। ठीक है, लाभ क्या हुआ? वृद्धि हुई और आय में वृद्धि हुई, रोजगार में रोजगार में वृद्धि हुई, आयात कम हुआ, आयात कम हुआ, यानी आत्मनिर्भरता बढ़ी। ठीक है, और खाद्यान्न में वृद्धि हुई। मतलब सब पैसे से संबंधित बताना है और नहीं बताना है। सर जी, समस्याएं भी हुई उससे उत्पन्न। समस्याएं नहीं, अभी लाभ मिल रहा है। अत्याधुनिक मशीनों का प्रयोग अत्याधुनिक हुआ, से एकदम कृषि का वैज्ञानिक किसी का वैज्ञानिक पैटर्न स्टार्ट हुआ, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, Yes, sir. हुआ ना? यस सामाजिक जीवन स्तर में सुधार आया। तो ये सब चीजें याद रहनी चाहिए। हानि क्या क्या है उसके? वनों का कटान के कारण पर्यावरण प्रदूषण का भी स्टार्टिंग वहीं से हुआ। ठीक है, कीटनाशकों के प्रयोग के कारण मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, मृदा का वर्धन, ठीक है, बीमारी और स्वास्थ्य से संबंधित प्रभाव पड़ा। उसमें कीटनाशक फसल में कीटनाशक प्रयोग से उसमें भी मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव किया। ठीक है, और सामाजिक असमानताएं भी उससे बढ़ी। क्षेत्रीय समानता, क्षेत्रीय इसमें समानता, जो जल का अत्यधिक दोहन भी है। जल के अत्यधिक दोहन से जल स्तर में कमी है। दोहन भी है। Yes, sir. हाँ, मिट्टी की गुणवत्ता की कमी कैसे? अच्छा, क्या गुणवत्ता में कमी आएगी? सोडियम तो लवणी में होता है ना? तो लवणी मतलब अधिक जल प्रयोग के द्वारा जो मिट्टी में उपस्थित जो उर्वरक पोषक तत्व वो जमीन के अंदर चले जाते हैं, जिस कारण जो मिट्टी का पोषक तत्व का कंडक्शन है वो कम हो जाएगा, जिसका सीधा प्रभाव फसल पे पड़ेगा। ठीक है, फसल पे पड़ने के बाद फसल सूख जाएंगे। वायु 50% पानी से मिलेगा और उसके स्वास्थ्य ठीक है, और छोटे किसानों अभी मिट्टी नहीं चल रहा है, मिट्टी नहीं चल रहे तो और सूखा का जो प्रभाव होता है वो भी काफ़ी क्षेत्रों में देखा जा सकता है, क्योंकि नलकूपों का प्रयोग से वो अत्यधिक दोहन करने से मिट्टी क्या होती है? बंजर हो जाती है। Yes, sir. पोषक तत्व क्या है? समाप्त हो जाते हैं। Yes, sir. है ना? है ना? मिट्टी बंजर हो जाती है। और सजी बड़े एरिया में सूखा पड़ सकता है, क्योंकि जहाँ पर दोहन होता है वहाँ अपना क्षेत्र भी छोड़कर और बड़े एरिया का भी क्षेत्र उसमें शामिल कर लेता है, दूसरे क्षेत्रों से जल अवशेषण करता है, जिस कारण बड़े एरिया में सूखा पड़ने का खतरा बन जाता है। और नहर भी उसमें आते हैं, जैसे नहर में अगर अधिक बारिश हुई तो नहर कटाव हो जाता है। सिंचाई में आ गया है। अच्छा, रासायनिक उर्वरक जो मिट्टी में डालते हैं, जब अधिक वर्षा होती है तो वो वह नदी में चले जाते हैं। लिक पॉइंट पोल्यूशन, लिक पॉइंट पोल्यूशन होता है। यस सर। वृद्धि होती है और सैनिटाइजेशन जैसी क्रियाओं में वृद्धि Yes, sir. होती है। तो फसल के लिए सर जो उपयोगी कीट होते हैं, जो कीट में जो क्षेत्र करता है उसको मतलब उसको भी मार देता है। मार देते हैं कीटनाशक, जिससे क्षेत्र कम हो जाता है, जिससे वहाँ जल नीचे नहीं जा पाता, वर्षा का जल पृथ्वी के नीचे नहीं जा पाता। ठीक है, संतोष से लगता है कि मेहनत करने के बाद से इतना बता रहे हो तो अच्छी बात है। कहीं पॉइंट में कमी आ गई। लेकिन एक दूसरे को सुनाते रहो। Yes, sir. एक दूसरे को ऐसे सुनाते रहो। वैसे जी इसका बहुत अच्छा किसी में सर कभी कभी झगड़ा हो जाता है। हाँ, वो सब चलता है। खास कर अगर है? उसके में और हमारा दूसरे दिन में खास कर नहीं, ठीक है, पॉइंट पे बहस हो तो उसमें बुराई नहीं है। उसके बाद किताब खुलेगी ना? यस सर। नोट खुलेगा? यस सर।
क्रांति का उद्देश्य क्या क्या था? भाई क्रांति का उद्देश्य है कि भुखमरी को कम करना था, उसके बाद क्षेत्रीय असमानता को दूर करना था, लोगों की आय में लोगों की आय में वृद्धि करना था, अधिक उत्पादकता को बढ़ाना था, वैज्ञानिक पद्धति करना था, देश के खाद्यान्न भंडारण को बढ़ाना था, मशीनीकरण को बढ़ावा देना था। यस सर। लोगों के लिए क्या है? कच्चा माल की आपूर्ति करना था और रोजगार में वृद्धि करना था। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अलग से इससे जोड़ा है, लेसन जोड़ा है। और दोनों प्रकार की प्रजातियों को बढ़ावा देना। एक साल में 2 फसलों को बढ़ावा देना, दोहरे फसल को दोहरी फसल को बढ़ावा देना, और सिंचाई की व्यवस्थाओं में सुधार करना। कृषि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना, वैश्वीकरण। यस सर, है ना? यस सर। सभी यहाँ पर जो व्यावसायिक फसलें जैसे टमाटर हो गया और प्याज ये सब हो गया, जब किसान उपज करते हैं उस सीज़न में जब वो मार्केट में आता तो सस्ता हो जाता है। हालांकि जो किसानों का उनका आय होता है वो नहीं पर्याप्त मात्रा में मिलता, क्योंकि ये जो टमाटर और प्याज है वो बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम पहुँच पाते हैं, क्योंकि अपने देश में इसका उपभोग हो जाता है। क्वेश्चन क्या है? तो ऐसा कि होता है क्यों का? कंजप्शन तुम्हारा हाई है ना? कंजप्शन हाई है, डिमांड जितनी होती है उतनी पूरी नहीं हो पाती है। Yes, इसलिए गैस का रेट अभी देखो कहाँ तक पहुँच गया था। गैस का रेट, टमाटर का रेट कितना हो गया था? हो गया था ना? सारे दुनिया में यही है। व्यावसायिक फसलों का कम उत्पादन हो रहा है। तो व्यावसायिक फसल जो सभी बंजर भूमि पड़ी है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र का कुछ जो भूमि बंजर है वहाँ पर भी तो उगाई है, लैंड यूटिलाइजेशन करके वहाँ पर उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। चलिए आते हैं, आज एक नया टॉपिक लेते हैं। ये टॉपिक है इसका आज स्टार्ट से हम लोगों को चर्चा करना है। सबसे पहली चीज क्या है कि भूमि क्या है? संसाधन है। भूमि क्या है? संसाधन है। मनुष्य भी क्या है? संसाधन है ना? तो इस संसाधन का जब हम उपयोग करते हैं अपने आर्थिक क्रियाओं के लिए, अपने सामाजिक क्रियाओं के लिए, है ना, तो जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं वो हमारे लिए संसाधन कहलाते हैं। इसीलिए जो भूमि संसाधन है एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। प्राकृतिक संसाधन जो है, जैसे प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन्य जीव, मानव का जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन एवं संचार, सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो कहाँ पर है? भूमि के ऊपर है। इसीलिए ये सभी चीजें क्या है? भूमि के द्वारा संचालित होती हैं। इसलिए भूमि हमारे लिए क्या है? एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। ठीक है। जो
का उपयोग है, संसाधन देखा हमने, जो भूमि का उपयोग है वो उपयोग हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक वो क्षेत्र जहाँ पर कृषि किया जाता है और एक वो क्षेत्र जो गैर कृषि क्षेत्र है जहाँ पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है। और ध्यान से समझ सकता है, जैसे उद्योग है, चारागाह है ना, मकान है, सड़क है ना, जिससे परिवहन का हम विकास करते हैं, है ना, चारागाह है, तो ये सभी क्या है, गैर कृषि कार्य है। और कृषि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, खेतों की जुताई और कटाई करते हैं। अगर इसको दूसरे रूप में देखें तो जो इसका उपयोग है उसको हम इस तरह से भी क्लासिफाइड कर सकते हैं कि एक जो प्राकृतिक है, और दूसरा क्या है, मानवीय। जो आधार पर देख रहे हैं भूमि का उपयोग हो रहा है, प्राकृतिक आधार पर अगर हम देखते हैं, प्राकृतिक आधार पर हम देखते हैं तो इसके अंदर हमें क्या मिलता है, भू आकृति मिलता है। आप पढ़ चुके हो, जहाँ पर पर्वत है, पठार है, मैदान है, झील है, नदियाँ है? ये भी तो भाग है जो हमारे कहाँ है, धरातल के ऊपर विद्यमान है ना। इसलिए भू आकृति। दूसरा जलवायु, जलवायु कहाँ है, पृथ्वी पर है। तीसरा यहाँ की मृदा, ये सभी कहाँ है, हमें पृथ्वी के ऊपर विद्यमान मिलते हैं, पृथ्वी के ऊपर हमको विद्यमान मिलते हैं। एकदम कैरेक्टराइज करिए इसको, बनाते चलो साथ में। दूसरा हम क्या है, अब इसी में देख लेंगे भू आकृति के अंतर्गत जो मैदानी क्षेत्र है वो कितना है बेटा। अगर मैदानी क्षेत्र देखें इसी के अंतर्गत, तो जो मैदानी क्षेत्र है वो कितना है, 43%। ठीक है, पठारी क्षेत्र लगभग 27%, और जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र ये आपका लगभग 30% है। ये भू आकृति के अंतर्गत हमको ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। अब जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत हम क्या क्या उपयोग कर रहे हैं बेटा। मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत हम कृषि और उद्योग, है ना, आगे कृषि और उद्योग लगाकर हम क्या कर रहे हैं, मैदानी क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, पठारी क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, पठारी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमको खनिज और जीवाश्म ईंधन मिल रहे हैं। मिल रहे। और जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र के अंदर सदाबहार नदियाँ और पर्यटन के द्वारा है, पर्यटन के द्वारा, पर्यटन ले रहे हैं तो पर्यटन के द्वारा हम क्या करते हैं, इस भूमि का उपयोग करते हैं।
इसका उपयोग करते हैं। हो गया? यस सर। हो गया? तो इस आधार पर हम देखते हैं बेटा, इस आधार पर हम देखते हैं कि ये सारी क्या है, मानवीय क्रिया से हटकर जो प्राकृतिक क्रिया है, प्राकृतिक क्रिया के अंतर्गत हमको ये सारी चीज दिखाई देती है। अब यहाँ पर क्या है, जनसंख्या, मानवीय क्या है, जनसंख्या, सांस्कृतिक, ये सारी चीजें क्या करती हैं, भूमि का उपयोग भी करती है, भूमि का उपयोग करती है। चलिए आगे बढ़े, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब अगर भूमि उपयोग को देखा जाए तो ये जो भूमि उपयोग है इसको टोटल 9 भागों में बांटा गया है, 9 वर्गों में इसको रखा गया है। तो किस वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना, इसका वर्गीकरण समझने की कोशिश करते हैं। ये बना लिया? भूमि उपयोग का वर्गीकरण, इसे 9 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है? अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो भूमि है इसमें भू राजस्व विभाग, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता है, भू राजस्व विभाग क्या करता है, भूमि संबंधित जो आंकड़े हैं, भूमि संबंधित जो रिकॉर्ड है, उन रिकॉर्डों को ये क्या करता है, इसमें संजो कर रखता है। तो भू राजस्व क्या करता है, भूमि संबंधित रिकॉर्ड को अपने पास रखता है। अपने पास रखता है, ठीक है। वही भारतीय सर्वेक्षण विभाग क्या करता है, ये भारत की प्राथमिक इकाई है जो भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी देता है। दूसरा क्या है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी देता है। अभी भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यही है ना, ठीक है। ये टोटल क्या है, लैंड एरिया है इंडिया का, है ना।
जिसमें आपका कुल तटीय क्षेत्र भी है, कुल उत्तर का भाग भी है ना। ये सारे भाग क्या है, मिलाकर हैं। अब अगर इसमें हम देखें बेटा, तो जो एक्चुअल डेटा है हमारे पास, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने जो डेटा हमको प्रोवाइड किया है, जो सर्वे किया है, इस सर्वे में केवल हमको इसका 93% भाग ही हमको क्या है, डेटा प्राप्त है। यानी जो अभी 7% है, 7% जो मिसिंग है, वो क्या मिसिंग है? द्वीपीय क्षेत्र सर, द्वीपीय क्षेत्र ये तो इसी में आएगा सर्वेक्षण में। क्षेत्र तो है, कवर्ड है। यस सर। क्षेत्र तो आपका कवर्ड है, इसमें हमको क्या नहीं मिल पाया है? तो एक तो जो पाक ऑक्युपाई कश्मीर का एरिया है ना, जो अक्साई चीन का एरिया है, ठीक है, और पूर्वोत्तर भारत में जो दुर्गम है, तो उसका हमको एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाता है ना। इसलिए ये 7% ऐसे क्षेत्र हैं जिसका डेटा हमको नहीं प्राप्त है। हम 93% डेटा पर ही क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसमें प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन और संचार, ये सभी व्यवस्थाएं भूमि पर आधारित है। भूमि पर आधारित है। इसे 9 वर्गों में विभाजित किया गया है। नौ वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अब वो वर्ग कौन कौन से हैं? पहला, वन क्षेत्र। वन क्षेत्र ये क्या है? एक वर्गीकृत, मतलब विभाजित वन क्षेत्र है। ठीक है। अब ये वर्गीकृत जो विभाजित वन क्षेत्र है वो क्या है? तो भारत सरकार ने क्या किया है? वनों को कैटेगराइज किया है ना। एक आरक्षित है, एक सुरक्षित है, एक अति सघन है ना, खुला हुआ वन है ना। इस आधार पर सरकार ने क्या किया है? इसको वर्गीकृत किया है, ठीक है ना।
तो इसमें वो क्षेत्र भी है जहाँ पर वनी क्षेत्र को हमको डेवलप करना है ना, उस क्षेत्र का भी डेटा क्या है इसके अंतर्गत हम ले लेते हैं। जैसे भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है 32,87,263 है ना। इसमें जो आपका वनी क्षेत्र है वो टोटल वनी क्षेत्र है, लिख लीजिए कुल क्षेत्रफल का 356.95 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का कितना है 25.17% है, 25.17% है। ठीक है, ये पहला था। जो दूसरा है वो बंजर और व्यर्थ भूमि है। दूसरा नहीं कहते हैं बंजर व व्यर्थ भूमि। ये क्या है दूसरा है, दूसरा इसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। और तीसरा जो है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। तीसरा गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि या प्रयोग भूमि। ठीक है, अब यही दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों डेटा को अगर हम मिला देते हैं तो कृषि के लिए क्या है अनुपलब्ध भूमि है बेटा। ये कृषि के लिए उपलब्ध नहीं, अनुपलब्ध भूमि है। मान सकते हैं, मान सकते हैं। तो ये जो बंजर है, ये जो बंजर है, ये जो बंजर भूमि बनती है ये कैसे बन रही है। बंजर भूमि का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वनों की कटाई के द्वारा हो रहा है, अतिचारण के द्वारा हो रहा है। जहाँ जल आक्रांत है वहाँ पर भी जमीन क्या हो रही है बंजर होती जा रही है ना। जहाँ पर लवणीकरण की मात्रा में वृद्धि हो रही है वहाँ पर भी जमीन क्या है बंजर होती जा रही है। जहाँ पर हम अवैज्ञानिक कृषि पद्धति से खेती कर रहे हैं वहाँ पर भी जमीन क्या है बंजर हो जा रही है, हो रही ना। जहाँ पर मनुष्यीकरण बढ़ रहा है वहाँ पर भी जमीन क्या है बंजर होती जा रही है। तो बंजर का मतलब क्या है कि मृदा के अंदर पोषक तत्वों का क्या है ह्रास हो रहा है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि मृदा का निम्नीकरण हो रहा है। मृदा का, ध्यान से सुनना, मृदा का निम्नीकरण हो रहा है, मृदा का डिग्रेडेशन हो रहा है। क्यों डिग्रेडेशन हो रहा है कि जो पोषक तत्व है वो क्या है निरंतर समाप्त होते जा रहे हैं। हम लगातार उससे हम क्या कर रहे हैं काम ले रहे हैं। हम उस जमीन को खाली नहीं छोड़ते हैं। खाली छोड़ने का मतलब क्या है, परती कहते हैं ना, परती छोड़ दो जमीन को कुछ समय के लिए तो जमीन क्या है उपजाऊ होने लगती है। तो उस जमीन को क्या है हम परती नहीं छोड़ पाते हैं और लगातार उत्पादन करने से धीरे धीरे जमीन क्या होती है बंजर होती जाती है। ठीक है, कहीं नोट बनाकर बंजर के कारण लिख लीजिएगा। मुझे देखिए कहीं ऐसे ही बना दो ना। बंजर भूमि
किस कारण से? वर्गीकरण के कारण। और किस कारण से? मत्सरीकरण के कारण से। और किस कारण से? जल भराव के कारण। और किस कारण से? लवणीय कारण से। और किस कारण से? और वैज्ञानिक कृषि के कारण। अवैज्ञानिक कृषि के कारण। ठीक है। अतिचारण के कारण। अतिचारण मतलब अत्यधिक चराई, अतिचारण। ये सभी क्या है? बंजर भूमि के कारण है। चलिए बेटा आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये हटा दूंगा, ये हटा दूं, हटा दूं। यस सर। अगला रीजन क्या है? अगला रीजन कहाँ तक आ गए थे? 3 तक। चौथा स्थायी चारागाह। चौथा स्थायी चारागाह। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5 विविध तरु फसलों और उपवन, है ना? ये क्या है? नंबर 5 है ना? विभिन्न तरु फसल और उपवन और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। अगला जो है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ये कौन सा है? नंबर 6 है ना? अब ये जो भूमि है, चाहे स्थायी चारागाह का क्षेत्र हो, चाहे आपका विभिन्न तरु फसल या उपवन के क्षेत्र हो, चाहे आपके कृषि योग्य व्यर्थ भूमि हो, ये सभी प्रति भूमि के अलावा अन्य कृषि अयोग्य भूमि के अंतर्गत आते हैं। कृषि भूमि के अलावा अन्य प्रति भूमि के अलावा, प्रति भूमि के अलावा, प्रति भूमि के अलावा अन्य कृषि अयोग्य भूमि के अंतर्गत आते हैं। बात आ रही समझ में? मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि जो प्रति भूमि है, प्रति भूमि को हम क्या कर सकते हैं? कृषि अयोग्य बना, कृषि योग्य हम बना सकते हैं। जैसे लगातार अगर, जिसे हम कहते हैं एक वर्षीय फसल
है ना, या एक कृषि वर्ष, है ना। तो एक कृषि वर्ष या फसलीय वर्ष का मतलब ही यही होता है कि एक साल के अंदर जो कृषि का उत्पादन किया जा रहा है, जो शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र है या शुद्ध सिंचित किया हुआ क्षेत्र है, वो क्षेत्र क्या है, शुद्ध निबंध क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, जो लास्ट कैटेगरी है। इसकी बात हम लोग करेंगे, जिसको शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हमने एक साल के अंदर क्या किया, 2 क्रॉप लिया। जैसे जो फसली वर्ष चलता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक का ड्यूरेशन माना जाता है, एक फसल वर्ष माना जाता है। एक फसल वर्ष को भी हम क्या करते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। जैसे हमारे यहाँ रबी और खरीफ क्या है, 2 मेजर सीजन है। ठीक इसी तरह से हम इसको भी क्या करते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। एक भाग जो होता है 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक का होता है, और दूसरा भाग 1 जनवरी से लेकर आपका 30 जून तक का होता है। यानी 2 भागों में क्या है, हम इसे विभाजित कर देते हैं। इसी को कहा जाता है फसल वर्ग या कृषि वर्ष के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बेटा? अब ये कहना ये चाह रहा है कि प्रति भूमि के अलावा अन्य कृषि अयोग्य भूमि के अंतर्गत आते हैं। यानी जो प्रति भूमि है, जहाँ पर हम साल भर से खेती नहीं कर रहे हैं, है ना, साल भर से हम खेती नहीं कर रहे हैं, ठीक, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, उसमें भी कैटेगराइज है, अभी आगे बात करेंगे, उसमें भी कैटेगराइज है। तो अगर हम उसको खाली छोड़ देते हैं और कुछ समय के बाद हम कृषि कार्य करने लगते हैं, तो वो प्रति भूमि रह जाएगी क्या? नहीं, अब वो क्या आ जाएगा, शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं, फसल को उगा रहे हैं ना, यानी रोपाई भी कर रहे हैं और हम उसकी कटाई भी कर रहे हैं। तो वो प्रति क्षेत्र से क्या है, बाहर की तरफ चला है। क्लियर है? चलिए अगला जो 7वां है वो है वर्तमान प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि 8वां बना ले रहे हो ना? जगह कम है इसलिए क्या हो सर? एरो निकालने भी चालू होता है, एरो निकालिए। ये नीचे जो एरो दिया जहाँ से आप ऑप्शन निकालते हैं, ऑप्शन वाला दिया, ये नीचे एकदम यहाँ नीचे जो एरो दिया है, अरे अंडू करने से पेज दूसरा सर, यही सब बैक कर लीजिए ना। ये जो नीचे जहाँ से ऑप्शन निकालते हैं, एरो दिया है नीचे वाला, LG के ऊपर, ये नीचे वाला, ये एकदम नीचे जहाँ से काटा जाता है, बैक लिया जाता है। हाँ, यस सर, यहीं से बैक कीजिए, ऊपर जो दिया यूटर्न वाला, तो ये रुकिए, सेव कर लीजिए, सेव। हाँ, कैंसिल कीजिए, बताएं। अरे तो हटे भी नहीं करेगा। ग्रिड सर जी, ग्रिड पे एक बार क्लिक कीजिए, बताएं। ये जो ग्रिड लिखा प्रीव्यू के बगल में, अरे हो गया, खत्म काम, खत्म। सही, उन्होंने सही किया है। यस सर, लेकिन लिस्ट में मिलेगा।
लिटरेसी का डेफिनेशन है, अगर आपको सिस्टम नहीं आता तो आप लिटरेट नहीं हो। यस सर। हम लोग सर पेपर में सेम है। ये तो पूरा गायब हो गया। नहीं सर, लिस्ट नहीं सर, ये लिस्ट है, लिस्ट। कोई एक बताओ ना। एक लिस्ट दिया है यहाँ पे, शेयर, हाँ लिस्ट रिपीट कीजिए, वही पर आ जाएगा। वो जो आप पढ़ा रहे हैं एकदम नीचे नीचे उठाइए, स्क्रॉल करिए सर। एकदम ऊपर वाला। यही है ना उन्होंने जो उद्योग अच्छा ये कल का है। करण सेव हुआ। सारी मेहनत के बाद। एक सेकंड सर, ऊपर उठाइए, एकदम ऊपर वाला। ये नहीं है बेटा। हाँ, कृषि भी है सर, वही है। है? जनसंख्या, जलवायु, मृदा, ये तो उपयोग है ना। अच्छा हाँ ये तो है। वही तो कह रहा हूँ, वो बीच वाला उठा लिया है ना। अब आपको वहीं से आगे बढ़ाइए, और इधर इधर जो नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रीव्यू के बगल में, उधर उधर नेक्स्ट पेज एकदम किनारे कॉर्नर पे नीचे। एक बार और बढ़ाइए, अभी एक स्लाइड और। हाँ, ये जाएगा नहीं। सर ये ग्रिड पे क्लिक कीजिए, वो हटेगा। एक ग्रिड पे क्लिक कीजिए। चलो कोई बात नहीं, लेके होगा कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अब इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा ना। सर आपने जो लिस्ट बताया था उसी से आया था। ये कटेगा नहीं, होल्ड कीजिए, उसी पे वो कटेगा, उसी को होल्ड कर लीजिए, जो ऑप्शन ऊपर है ना। ठीक है चलिए अगला। अगला क्या है? वर्तमान प्रतिभूमि। यही ले ले, ऊपर ले ले बेटा। सर लिस्ट के वर्तमान नंबर 7 वर्तमान प्रतिभूमि। ठीक है। नंबर 1 पुरानी प्रतिभूमि। अंदर है दोनों है, पुरानी प्रतिभूमि। और नंबर 9 लास्ट शुद्ध बोया क्षेत्र या निवल, शुद्ध निवल क्षेत्र। निवल मतलब बोया हुआ, ठीक है ना। शुद्ध निवल क्षेत्र। चलिए अब आते हैं पर्ती वाले में। तो पर्ती वाले में क्या कह रहा है कि ये जो वर्तमान पर्ती है और जो पुरातन पर्ती है, ये दोनों को हम क्या करते हैं, पर्ती क्षेत्र के अंतर्गत लेते हैं। यानी ये दोनों भाग जो है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? पर्ती क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। और जो शुद्ध निवल का जो आपका क्षेत्र है, जिस भूमि पर फसल उगाई या काटी जाती है, ये हमारा टोटल हो जाएगा क्या? निवल बोया गया क्षेत्र, नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया। ठीक है, आगे चले। तो पहला जो है, पहला क्या कह रहा है? पहले ये कह रहा है कि जो वनी क्षेत्र है, वनी क्षेत्र कितना है हम लोगों ने देख लिया, 25.7% टोटल क्या है, वन क्षेत्र है, ठीक है ना। यह वह क्षेत्र होता है, वनी क्षेत्र में लिख लीजिए, यह वह क्षेत्र होता है जहां सरकार कानूनी तौर से
वनों का विस्तार करती है। अगली लाइन, यह आवश्यक नहीं है कि यहाँ वास्तविक रूप में वन पाए ही जा रहे हो। वन पाए ही जा रहे हो। अभी क्या कहने का मतलब है इसका? क्योंकि सर जी उसमें कापी में डाटा लिखा कहने है। का मतलब क्या है इसका? इसका कहने का मतलब है कि मान लो ये क्षेत्र मैंने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया, अब मान लो क्या है, ये पूरा क्षेत्र क्या है, वनी क्षेत्र से आच्छादित है, वनी क्षेत्र से आच्छादित है। अब इसी में क्या है, हमको पर्वत भी मिल रहा है, इसी में हमको पठार भी मिल रहा है, इसी में हमको मैदान भी मिल रहा है ना। यस सर। तो ये तो पूरे क्षेत्र में आ गया ना। फिर हमको आगे जाकर क्या है, झील मिल रहा है। फिर यहाँ पर हमको क्या है, वनी क्षेत्र मिलने लगा। तो सकल क्षेत्र में क्या है, वनी क्षेत्र है क्या, नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा क्षेत्र वन से ही आच्छादित हो। पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, वन से ही आच्छादित हो, है ना। वही कह रहा है दूसरा लाइन। तीसरा लाइन क्या कह रहा है, वनों के अंतर्गत फैले विस्तृत चारागाह भी इसी में सम्मिलित किए जाते हैं। वनों के अंतर्गत फैले हुए विस्तृत चारागाह इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। सम्मिलित किए जाते हैं। अगला, वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत इसमें वृद्धि किया जाता है। इसमें वृद्धि किया जाता है। अब आते हैं कृषि अयोग्य भूमि। दूसरे वाले में कृषि अयोग्य भूमि, ऐसी भूमि जो गैर कृषि प्रयोजन तथा अन्य कार्यों में उपयोग में लाती जा रही हो या ली जा रही हो। है कौन कौन से हैं? सड़क है, उद्योग है, मकान है, नगर है, बस्ती है, चारागाह कहाँ है कि अंतर्गत चारागाह किसमें आता है? चारागाह से ही चारागाह किसमें हम लोगों ने लिया? प्रति भूमि में आता है। लेकिन ना कृषि योग्य भूमि हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना। यस सर। ये कृषि अयोग्य है जहाँ पर हम कृषि कार्य कर ही नहीं सकते हैं। यस सर। अब एक बार जहाँ पे मकान बन गया है उसको छोड़कर हम कृषि कार्य करेंगे क्या? नहीं सर। नहीं करेंगे ना। लेकिन यहाँ पर एक खास ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि को हम क्या है कृषि योग्य भूमि बना सकते हैं। यस सर। जो कि डेटा भी यही बताता है, अभी लास्ट में वो डेटा आप लोगों से मैं शेयर कर लूँगा। यस सर। डेटा भी यही बताता है कि आपका जो 1961 50-60 का जो डेटा है और
और 1960-61 का डेटा है और इसका कंपैरिजन इसने 2014-15 से किया है। उसमें बंजर भूमि जो था 2060-61 में 18.11% था। कब? 60-61 के दौरान, है ना? जो अब घट कर कितना हो गया है? 5.5% हो गया है। यानी बंजर भूमि का उपयोग क्या कर रहे हैं हम? कर रहे हैं, है ना? तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला ऐसे क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, यानी साउथ में जाना है ना? केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार तथा पंजाब में मिलता है। बंजर भूमि या अयोग्य भूमि, बैरन एंड वेस्टलैंड, बैरन एंड वेस्टलैंड। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि इस भूमि में तकनीक का विकास करके क्या उत्तम किस्म के बीज, उत्तम किस्म के सिंचाई, है ना? उत्तम किस्म के उर्वरक का प्रयोग करके हम इस मिट्टी को क्या कर सकते हैं? उपजाऊ बना सकते हैं, है ना? एक डेटा है, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ऐसे, कि भारत में जो सबसे ज्यादा बंजर भूमि है वो राजस्थान के क्षेत्र में है। यस सर। क्योंकि राजस्थान के अंदर क्या है? मरुस्थलीकरण भी क्या है? बंजरता को बढ़ाती है। यस सर। बढ़ाती है। तो वहां की सरकार जो है, वहां की जो सरकार है, क्यों हंस रही हो बेटा? कपिल शर्मा शो तो चल नहीं रहा है। चल रहा है। हंसना अच्छी बात है, लेकिन कहाँ पर हंसना है ये भी जानना जरूरी है। किसी की डेड बॉडी निकल रही है, वहाँ पे जाकर हंस दिए तो क्या होगा? ऐसे ही एक इत्तेफाक था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, हमारे सीनियर थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बच्चों के अंदर ये बीमारी है, खाना बनाने से वो फंसते हैं। तो जहाँ पर उनको ये फंक्शन दिखता है ना, वहाँ पर वो घुस जाते हैं और अपना खा पी के धीरे से बाहर आ जाते हैं। नाम नहीं बताऊंगा उनका। और इस समय भारत के अच्छे प्रतिष्ठित टीचर हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, हमसे सीनियर भी हैं। तो उनके फादर फिजिक्स के HOD थे। फादर को वो छोड़ने रेलवे स्टेशन गए। अब जब फादर आते हैं किसी की तो बहुत उत्साह रहता है कि चलो उनके फलाने के पिताजी आए हैं और इनको हम लोग छोड़ के आते हैं। तो 8-10 सारे दोस्त अपने साइकिल से, आज से 10 साल 15 साल पहले क्या था, साइकिल नहीं क्रेज था, साइकिल निकाली और सारे लोग अपना साइकिल से जाकर रेलवे स्टेशन ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद जब वापस आए तो रास्ते में देख लिया लंगर, कहीं खाने की व्यवस्था है, साइकिल साइड में खड़ा किया और सारे लोग खाने को चुक गए। दोपहर का टाइम था। अब खाना तो खा लिया, खाना खाने के बाद जब बाहर निकले तो उनको सराफत से निकल जाना चाहिए था। गलती क्या कर दी उन्होंने कहने की बहुत बहुत बधाई हो आपको। सर 1 मिनट भाई साहब, इतना बड़ा डंडा रखा हुआ है।
इतना बड़ा गैया रखा हुआ था, कहा कि मेरा बाप मर गया ना तो मुझे बधाई लेके जब दोबारा तो लोग साइकिल वाइकिल छोड़ कर भाग गए। फिर बाद में आए, माफी उफी मांगे और फिर मामला रखा हुआ। तो समय की तैयारी को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या करना है ये जानना चाहिए बेटा। तो क्या कहना था मैं? हाँ, तो जो मरुस्थलीकरण है जिसके कारण राजस्थान का जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक बंजर माना जाता है। अब वहाँ पर और भी कारण है, जैसे इंदिरा गांधी नहर है जो राजस्थान का गंगानगर का एरिया है, ऊपर वाला जो एरिया है, आप जाओगे वहाँ पर कभी जाकर देखो आप, तो पहले वो बहुत अनफर्टाइल एरिया माना जाता था क्योंकि वहाँ की मृदा उपजाऊ है, लेकिन सिंचाई के अभाव में कृषि कार्य वहाँ पर बढ़ नहीं पा रहा था। तो जब इंदिरा गांधी कैनाल वहाँ पर आया तो वहाँ पर भी समझ लो एक तरह से क्रांति का जन्म हुआ और वहाँ पर बड़े पैमाने पर क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा, चावल का उत्पादन बढ़ा, कपास का उत्पादन बढ़ा, वहाँ पर गन्ने का उत्पादन बढ़ा, सब्जियों का उत्पादन बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे ये क्षेत्र क्या हुआ, समृद्ध होने लगा। अब नहरों के द्वारा क्या है, कल ही हम लोगों ने पढ़ा, नहरों के द्वारा सिंचाई से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कल ही हम लोगों ने पढ़ा है। वो सारी समस्याएं वहाँ पर उत्पन्न होने लगी, जिसके कारण धीरे धीरे जमीन क्या हुआ, बंजर होता गया। ठीक है, एक ये रीजन। दूसरा रीजन क्या है, कई सारे रीजन हैं, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है, वो मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में विंड क्या करती है, हवा क्या करती है, मरुस्थल को स्थानांतरित करती है। हवा क्या करती है, धूल के कणों को उड़ाकर ले जाती है और उसके जगह क्या करती है, डिपॉजिट कर देती है। आज मरुस्थल यहाँ तक है, हवा उधर से आ रही है, इसने क्या किया, उड़ा कर आया और यहाँ पर कर दिया। तो बताओ मरुस्थलीकरण का विस्तार हुआ कि नहीं हुआ? एक यही कारण है मरुस्थलीकरण बढ़ने का, जमीन के बंजर होने का है। तीसरा कारण क्या है, अम्लीता और क्षारीयता, है ना, अम्लीता और क्षारीयता। तो वहाँ की मृदा के अंदर हमको क्या है, अत्यधिक सिंचाई के कारण क्या है, क्षारीयता जैसी समस्याओं ने जन्म दिया। इसलिए राजस्थान की सरकार अब क्या कर रही है, जिप्सम और पाइराइट का प्रयोग कर रही है क्षारीयता को कम करने के लिए, ताकि मिट्टी क्या है, फर्टाइल बनी रहे। एक जोजोबा नाम का प्लांट आता है, जोजोबा, और एक प्लांट है आपका, आप पढ़ेंगे जब जो वनी वनस्पतियां पढ़ेंगे तो उसमें होता है नागफनी, कैक्टस, खेजड़ा या खेजड़ी, खेजड़ी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये खेजड़ा का खेजड़ी जो है और जोजोबा जो प्लांट है, ये प्लांट इंडिया में नहीं है, ये बाहर से लाए गए। और ये प्लांट ऐसे हैं कि ये शुष्क अवस्थाओं में ही पनपते हैं। जोजोबा जो प्लांट है, जोजोबा प्लांट का कल्चर धीरे धीरे राजस्थान के अंदर बढ़ रहा है, सरकार सब्सिडी दे रही है, इसको प्रमोट कर रही है। तो ये जो जोजोबा नाम का प्लांट है, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो डेजर्ट एरिया था वहाँ पर मिलता था और वहाँ से ये प्लांट लाकर लगाया जा रहा है। जब ये प्लांट एक बार आप लगा देंगे तो 100-200 साल तक फिर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि ये इको फ्रेंडली है, ये शुष्क क्षेत्र में ही बढ़ने वाला पौधा है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि वहाँ के जो पशु हैं, कभी आप पढ़ेंगे तो जब कॉन्टिनेंट के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो कॉन्टिनेंट के अंदर जो सहारा के अंदर का जो क्षेत्र है ना, सहारा से नीचे वाले भाग के अंदर आते हैं तो हमको क्या मिलता है, किस तरह की वनस्पतियाँ मिलती हैं? वो तो 0 डिग्री पर है ना। सहारा के अंदर से जो सवाना ग्रासलैंड होता है, अर्ध शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र 0 डिग्री, यहाँ पर ग्रासलैंड बहुत अधिक है।
ठीक है, सर ठीक है। सेमी डिजर्ट अब ध्यान से देखो, ये क्या है? 0 डिग्री का भाग है। यस सर 0 डिग्री का भाग है और हमको पता है यहाँ पर क्या है? सदाबहार है अत्यधिक वर्षा के कारण सदाबहार वन मिल रहा है। कितनी वर्षा? मोर देन 200 सेंटीमीटर, मोर देन 200 सेंटीमीटर। अब जैसे जैसे यहाँ से उत्तर या दक्षिण जा रहे हैं, ध्यान देना, अगर एल्बम का मैप देखो तो आपको तो समझ में आ जाएगा, वर्षा की मात्रा में कमी आ रही है। जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की ओर आ रहे हैं, पूरब से पश्चिम की ओर आ रहे हैं, तब भी वर्षा की मात्रा में कमी आ रही है, कमी आ रही है। इसीलिए आप देखो यहाँ पर हमको वनस्पतियों का चरित्र भी बदला हुआ नजर आता है। क्यों? आपका यहीं से वो विंड चलती है जिसको यहाँ पर आने के बाद हम डॉक्टर कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि तापमान अधिक है। तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर नमी की मात्रा क्या है? ज्यादा होता है। नमी की मात्रा क्या है? ज्यादा होती है। तो जब नमी की मात्रा ज्यादा है तो एक सर्टेन परसेंट के बाद अगर नमी आती है तो नमी को क्या होती है? रोग का कारण मानी जाती है। जैसे आप चेन्नई के एरिया में चले जाइए, मुंबई के एरिया में आप चले जाइए, गुजरात के कोस्टल एरिया के अंदर चले जाइए, क्योंकि ये तटीय क्षेत्र है इसलिए यहाँ पे मॉइस्चर आपको क्या है? ज़्यादा मिलता है। अब ज़्यादा मॉइस्चर अगर होगा, ज़्यादा मॉइस्चर होगा, थोड़ा सा इसको हम लोग क्लाइमेट वाले पार्ट के अंदर लेते हैं, ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो इसका मतलब है कि हवा का पेट भरा हुआ है। यस सर एकदम सामान्य भाषा में समझो। हवा भी क्या होती है? भूखी होती है। हवा भूखी कब होती है? जब मॉर्निंग में हम एक्सरसाइज करके आते हैं या जिम करके आते हैं ना, तो सर आपके जिम करते हैं, सर से पूछना, जिम करके आते हैं तो सर को कितनी तेज भूख लगी रहती है ना। उस समय क्या है? क्योंकि हम बॉडी हमारी हीट रहती है ना, उस समय बॉडी की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह से बेटा आपकी जो हवा है ये गर्म होती है, तो हवा जितनी गर्म होगी फैलेगी, हवा की भूख भी क्या है? उतनी बढ़ती जाएगी। और हवा का खाना क्या है? आर्द्रता, नमी। हवा इसको क्या करती है? ग्रहण करती है, संग्रहण करती है, बादल का निर्माण करती है और बारिश करती है। बारिश समझ। अब जब ऑलरेडी हमें स्वेटिंग क्यों होता है? स्वेटिंग का रीजन क्या है? स्वेटिंग का रीजन यही है कि आप देखो जैसे जुलाई का जब महीना होता है तो कहते हैं एसी भी काम करना कम कर देता है और कूलर भी काम करना कम कर देता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है बेटा कि हवा का पेट भरा हुआ है। जब हवा का पेट भरा हुआ है पानी कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो वो क्या है? पसीने जो होता है हमें नजर आने लगता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी क्या है? बढ़ गई।
तो एक सर्टन परसेंट 60% के बाद अगर ह्यूमिडिटी बढ़ भी रही है तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, और 60% से कम अगर रहेगी तो कंडेंसेशन यानी संघनन का दर भी क्या है, संपादित नहीं हो पाएगा। ध्यान से समझना। और जब संघनन नहीं होगा तो बादल का निर्माण नहीं होगा, और बादल का निर्माण नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी। बात क्लियर है? बात क्लियर है? इसीलिए यहाँ पर आर्द्रता अधिक होने के कारण जब यहाँ से हवा चलती है, कौन सी हवा चलती है, ये आपकी व्यापारिक हवा है। व्यापारिक हवा कहाँ से चलती है, पूरब से चलती है, किधर की तरफ जाती है, पश्चिम की तरफ जाती है ना। तो पश्चिम तक आते आते ये हवा क्या है, अत्यंत भूखी हो जाती है, क्योंकि नमी की मात्रा इसके अंदर कम हो जाती है, और यहाँ पर आती है, आर्द्रता को ग्रहण करती है और मौसम को सुहाना बना देती है। इसीलिए इन्हीं के तट पर इस हवा को डॉक्टर कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये जो पूरा का पूरा एरिया जो हमको दिखा रहा है, जो डार्क ग्रीन हमको दिखा रहा है, ये क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। और इसी के ऊपर जो ये भाग हमको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा सवाना क्षेत्र है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट वाला भाग है, सहारा डेजर्ट वाला भाग है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वनस्पतियाँ नहीं रहती हैं। वनस्पतियों के नाम पर हमको क्या मिलता है, जेरोफाइट प्लांट मिलता है। जेरोफाइट प्लांट क्या होता है, वो प्लांट जो पानी के लिए जिनकी जड़ें दूर तक यात्रा करती हैं। याद करो, राजस्थान में आपने देखा होगा, औरतें सर के ऊपर गजरा रखकर, मटकी रखकर दूर दूर तक क्या कर रही है, बेचारी पानी के लिए जा रही है ना। ठीक उसी तरह से यहाँ की वनस्पतियाँ भी क्या करती हैं, जड़ें इनकी लंबी हो जाती है। क्यों लंबी हो जाती है, क्योंकि दूर तक ये पानी को तलाश करती है। जल है तो जीवन है। क्या जल के जीवन संभव है? क्लियर? तो यहाँ पर जो समझाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर एक लेक है। इस लेक के आसपास का जो एरिया है, जो जिस कंसर्न में मैं आपसे बात करना चाह रहा था, इस लेक के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पर इसी तरह के प्लांट को डेवलप किया जा रहा है, जो इको फ्रेंडली प्लांट हो। क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है, हमारे लिए तो क्या है, बेकार है, वेस्ट है। तो अब इसका हम इकोनॉमिकल यूज कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ का जो ये झील है, जो चाड झील है, ये यहाँ की लाइफ लाइन मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जल मिलता था। और जहाँ पर जल मिलेगा वहाँ पर वनस्पतियाँ होंगी, वहाँ पर जानवर होंगे, और वहाँ पर मनुष्य होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन यहाँ पर एनजीओ ने क्या किया है, बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट लगाने का काम किया है, और ऐसा फॉरेस्ट लगा रहे हैं जो एनवायरनमेंट के साथ क्या है, समायोजित कर ले अपने आप को। तो उस प्लांट के लगाने से क्या हुआ कि जो वहाँ की मवेशियाँ थे, जो वहाँ के जानवर थे, जो धीरे धीरे क्या है, समाप्त हो रहे थे, अब उनके लिए क्या है, आहार मिल गया। उनके लिए क्या हुआ, भोजन मिल गया। मिल गया, मिल गया। अब उनको क्या है, सर्वाइव करने के लिए अवसर मिल गया, है ना। इसीलिए इन क्षेत्रों के अंदर इन चीजों का विकास भी हमको दिखाई देता है। अब चाड झील जो है, आप पढ़ोगे तो चाड झील जो है वो धीरे धीरे क्या है, सिकुड़ रहा है। यानी सिकुड़ने का मतलब क्या है कि वहाँ का पूरा इकोसिस्टम क्या होगा, इससे ये बहुत डिस्टर्ब होगा। इसलिए सरकार निरंतर क्या कर रही है, इसको बचाने का प्रयास कर रही है। यहाँ तक लाइन क्लियर है? यहाँ तक लाइन क्लियर है? ठीक इसी तरह से जो जोजोबा है, जोजोबा प्लांट का हम क्या कर रहे हैं, भारत में हम इसको लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं? हम इसको राजस्थान के क्षेत्र में लगा रहे हैं। ध्यान देना, राजस्थान के क्षेत्र में इसको हम लगा रहे हैं।
पहला फायदा हमको क्या मिल रहा है कि इस प्लांट से हमको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिल रहा है। क्या बेनिफिट मिल रहा है कि आज भी जो आपके कॉस्मेटिक एरिया है, कॉस्मेटिक एरिया के अंदर इस जोजोबा प्लांट के जो वैक्सीन है, उन वैक्सीन का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। जैसे मॉइस्चराइजर, जैसे क्रीम, जो क्या कहते हैं, जो सन को प्रोटेक्ट करता है ना, सन जो लिपस्टिक लगाती है, उस लिपस्टिक का है, तो बड़े पैमाने पर इसकी मांग बढ़ रही है। अब आप देखो, 1 एकड़ खेत में तकरीबन आप समझ लो कि जो मैं डेटा देख रहा था उसमें जो 1 लीटर तेल निकल रहा है, 1 लीटर तेल निकल रहा है, उसकी जो कीमत है वो 7,000 रुपए है। और 1 एकड़ खेत के अंदर अगर किसान चाहेगा तो 250 लीटर के आसपास क्या करेगा, तेल का उत्पादन कर सकता है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग बहुत ज्यादा है। यानी अगर वो चाहे तो कम से कम 18-20 लाख रुपया किसान क्या है, आसानी से कमा सकता है तो एक फायदा क्या हुआ इसका कि जो किसानों का आय था, किसानों की आय में क्या हुई, वृद्धि हुई। दूसरा फायदा क्या है कि जो पशु है, जीव पशु वनस्पतियों पे आश्रित रहते हैं, ये एक ऐसा वृक्ष है जिसको पशु भी खाना पसंद नहीं करते हैं। यानी वहां से भी इसकी रक्षा है, इसलिए सरकार क्या कर रही है, उसको सब्सिडी दे रही है, सरकार उसको प्रमोट कर रही है कि नहीं करो, आपकी आय में क्या होगा, वृद्धि होगा। मोदी जी कहते हैं ना, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो उनके पास कोई अलादीन का चिराग थोड़ी है कि अलादीन का चिराग जलाया और बोला कि भैया किसानों की आय तो दुगनी कर दो। ये नहीं, यही सारे मैकेनिज्म है जिसको हम हम क्या कर सकते हैं, किसानों की आय को हम दुगना कर सकते हैं। परंपरागत कृषि से निकाल कर हम क्या करें, आधुनिक कृषि की तरफ शिफ्ट करें। अब वैज्ञानिक कृषि पद्धति से निकाल कर हम उनको क्या करें, साइंटिफिक एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट करें। वाणिज्यिक कृषि को क्या है, बड़े पैमाने पर हम बढ़ावा दें। ये सारे कार्य जो है उनके आधारभूत संरचना में हम क्या करें, सुधार करें। ये सारे कार्य करके हम क्या कर सकते हैं, किसानों की आय को हम बढ़ा सकते हैं और बहुत सारी चीजें। इसलिए जो भारत का शुष्क क्षेत्र है, जो भारत का शुष्क क्षेत्र है, जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र क्या है, एक शुष्क क्षेत्र माना जाता है। और बुंदेलखंड के अंदर क्या हम जोजोबा की खेती नहीं कर सकते, कर सकते हैं? क्या किसानों की आय को हम नहीं बढ़ा सकते? इसलिए ऐसे प्लांट को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, इस संदर्भ में जो बंजर भूमि है ना, तो जहाँ पर बंजर भूमि है उनको क्या कर सकते हैं, इस तरह से सुधार करके भूमि में आ जाइए। इस भूमि में तकनीक का विकास करके इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसे खाद, बीज और सिंचाई के द्वारा उपयोगी बना सकते हैं। मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में ऐसी भूमि की अधिकता मिलती है। अधिकता मिलती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश बोला है क्या मैंने? वो किस प्रदेश में, यानी किस राज्य और कौन सा राज्य बोले थे? नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। नागालैंड मणिपुर में नहीं बसता। 3 राज्य है ना, उत्तर प्रदेश में नहीं है राज्य। ठीक है, चलिए अगला। अच्छा ये लिख लीजिए तो, भारत में सर्वाधिक बंजर भूमि राजस्थान पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर JNK, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र। अगला नंबर 3, अन्य कृषि रहित भूमि। अन्य कृषि रहित भूमि में स्थानीय चारागाह, झाड़ झंखाड़, कृषि योग्य बंजर भूमि, स्थायी चारागाह एवं अन्य चराई के क्षेत्र आते हैं। अब क्या है बेटा, भारत में आप एक डेटा देखो, भारत में सबसे ज्यादा पशुओं की संख्या है, पशुओं की संख्या है, यानी इसे हम पशुधन भी कहते हैं, है ना। पशु क्या है, एक धन के रूप में है। अब पशुओं के लिए क्या है, चारागाह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, चारागाह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। गाय को भूसा, भैंस को भूसा हम कहाँ से खिलाएंगे? तो भूसा के लिए क्या है, हमको चारागाह पर आश्रितता हमारी बढ़ेगी और धीरे धीरे क्या है, चारागाह का प्रतिशत क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। अगर ये डेटा हम देखें, जो हम लोगों ने डेटा देखा था, उस डेटा को अगर एक बार हम रिवाइज करें तो उसमें जो चारागाह का परसेंटेज है, चारागाह कितना था, 60-61 में 41.7% था। 4.71% था, है ना, जो घटकर 2014-15 में कहाँ आ गया, 3.3%। पशु बढ़ रहे हैं लेकिन चारागाह क्या है, घटता जा रहा है। अगर चारागाह घटता जा रहा है तो फिर हम पशुओं को चारा कहाँ से उपलब्ध कराएंगे? तो यहाँ पर निरंतर इसका क्या किया जा रहा है, क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है और विकास किया जा रहा है, ठीक है ना। जो फसल का वेस्ट निकलता है, हाँ, उससे भी तो चारा बना सकते हैं। हाँ, चलने के लिए भी अब उससे भी काम हो रहा है, चलने के लिए भी इसीलिए जो पराली जला देते तो पहले उसको बचाया जा रहा है चारा बनाने के लिए। चले आगे बढ़े। पशुओं में चारे की कमी के कारण इसका विस्तार हो रहा है। इस प्रकार की भूमि
विस्तार हो रहा है। इस प्रकार की भूमि सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। कई स्थानों पर इस प्रकार की भूमि को साफ करके कृषि कार्य किया जा रहा है। अगला, अन्य कृषि रहित भूमि, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ये तो हो चुका ना। हाँ, ये हो चुका, ठीक। अगला, फुटकर वृक्ष, फुटकर कहीं जो वृक्ष मिलते हैं, है ना, फुटकर वृक्ष फसल और उपवन के अधीन भूमि, है ना, उपवन का कहाँ गया है, ये वाला अधीन भूमि। ये क्या है, पट्टी भूमि के अलावा अन्य कृषि अयोग्य भूमि के अंतर्गत आता है, है ना। इसमें देखिए, इसके अंतर्गत बाग, अनेक प्रकार के पेड़, झाड़ झंखाड़ आते हैं। देश में जनसंख्या वृद्धि के कारण उस क्षेत्र पर भी कृषि कार्य किया जा रहा है। इसका सर्वाधिक विस्तार गुजरात में पाया जाता है। अब इसी में अगला डिवीजन क्या आ जाएगा, कृषि योग्य परंतु बंजर भूमि। कृषि योग्य है लेकिन क्या है, बंजर है। ऐसी भूमि का उपयोग किसी कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है। किंतु अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश में तकनीकों की सहायता से खेती की जाने लगी है। अगला पैनोलैंड मतलब परती भूमि, परती भूमि वह भूमि जिस पर पहले कृषि की जाती थी, परंतु वर्तमान समय में कृषि नहीं किया जा रहा है। अगर भूमि पर लगातार कृषि किया जाए, अगर भूमि पर लगातार कृषि किया जाए तो भूमि बंजर होने लगती है, अर्थात उत्पादन क्षमता में कमी आने लगती है।
इसलिए इस प्रकार की भूमि को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, जिसे हम परती भूमि कहते हैं, जिसे हम परती भूमि कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है, एक वर्तमान परती, एक वर्तमान परती और दूसरी पुरानी परती। वर्तमान परती वो भूमि होती है जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो। एक कृषि वर्ष समझ में आया? एक कृषि वर्ष समझ में आया? कब से कब तक? 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है। अन्य परती भूमि या पुरानी परती भूमि उसे कहते हैं जहां 5 वर्ष से खेती न की गई हो। 5 वर्ष से खेती न की गई हो। समझ में आ गया? यस सर। शुद्ध निवल क्षेत्र, शुद्ध बोया क्षेत्र है ना? कहाँ गया? शुद्ध निवल क्षेत्र है ना? अगला शुद्ध निवल क्षेत्र। अच्छा, नेट और ग्रास में अंतर होता है? नेट और ग्रास में नेट और ग्रास सभी ये समझ में नहीं आया, यानी तो नहीं आएगा। शुद्ध पूरा, नेट मतलब पूरा, कुल, टोटल। ग्रास का औसत। सभी नेट में बेटा शुद्ध हो जाएगा, उसमें पूरा ठीक टोटल। और ग्रास में औसत उसका लिया जाता है। ग्रास में औसत लिया जाता होगा, सकल नेट में सकल किसी बोलिए। किधर से आवाज आ रही है? बोलिए, देखते तो बोलो बेटा। भूमि ह्रास को क्यों हटाएंगे? खाली मिल जाएंगे। सोए जा तुम्हारा
सुने ना नहीं मारे जाके। प्रोडक्ट कहाँ से पहुँचाएंगे? उसकी बात जीडीपी को यहाँ पर जोड़ो। दोनों